नमस्कार दोस्तों, द एजुकेशन कैटलिस्ट में आप सभी का स्वागत है। यूपीपीएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और उसकी डेट भी बता दी है कि एग्ज़ाम कब होने वाला है। क्योंकि काफ़ी लोगों ने फॉर्म डाला था, इसलिए उसने स्क्रीनिंग टेस्ट कराने का निर्णय लिया है और इस स्क्रीनिंग टेस्ट का नंबर आपके जो बाद में टोटल नंबर आने वाले उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इसके माध्यम से केवल आप इंटरव्यू के लिए कॉल किए जाएंगे और आयोग ने जो बताया है, आपकी जो परीक्षा होगी उसमें 2 पार्ट्स होंगे। एक आपका जो कि विषय से संबंधित होगा, जो भी आपका विषय हो, और दूसरा क्या होगा, जीएस से संबंधित है। तो हम यहाँ पर जिस विषय की बात करने जा रहे हैं, जिस विषय की सिलेबस की, वो है हिंदी। हिंदी के सिलेबस की हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे कि हिंदी का क्या क्या सिलेबस आयोग ने बताया है। बाकी जीएस का क्या सिलेबस है हम आपको दूसरा वीडियो प्रोवाइड करा देंगे, जिसपे आपको पता चलेगा कि जीएस का क्या क्या पूछा जाने वाला है। जैसे आयोग ने बताया है कि टोटल 120 क्वेश्चन होंगे और जिनमें से 90 क्वेश्चन आपके विषय से होंगे और 30 क्वेश्चन आपके जीएस से आने वाले हैं। तो 90 नंबर के लिए हमें क्या क्या पढ़ना होगा वो हम यहाँ देखेंगे और समझेंगे कि हिंदी का सिलेबस क्या है। देखिए, आप लोग जो अभी सिलेबस को देखेंगे, ये मैंने आयोग की साइट से ही उठाया है, तो आप देखेंगे इसका काफ़ी कुछ जो सिलेबस है वो नेट से मिलता जुलता है। लगभग जितने भी लोग असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देने जा रहे हैं, मुझे आशा निवारण पूर्ण विश्वास है कि सबने लगभग लगभग नेट तो निकाला ही होगा, क्योंकि वो उसके लिए जो मिनिमम क्राइटेरिया था उनमें से नेट या पीएचडी, इनमें से एक चीज़ तो आपके पास होनी चाहिए थी। तो मुझे उम्मीद है कि नेट लगभग लगभग लोगों को निकला होगा। तो जिसने भी नेट की तैयारी की है उसको एक सिलेबस काफ़ी मिलता जुलता और काफ़ी उसको अपने आसपास महसूस होगा। तो जो आयोग ने सिलेबस जारी किया उसको, उसने हिंदी का जो सिलेबस उसको 7 पार्ट्स में डिवाइड किया है और उसकी जो इकाई 1 है उसमें हिंदी साहित्य का इतिहास एवं लोक साहित्य है और इस पार्ट्स को भी उसने 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है। और जो इसका पहला पार्ट है वो साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा है। आप लोगों ने पढ़ा होगा इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत कहाँ से होती है, वो सब चीज़ें हमें पढ़ना होगा। इसका जो दूसरा पार्ट है वो काल विभाजन एवं नामकरण है। तीसरा पार्ट सिद्ध नाथ एवं जैन साहित्य रचनाएं एवं रचनाकार है। अर्थात यहाँ पर आपसे क्या पूछा जाने वाला है, कौन कौन से रचनाकार थे और उनकी रचनाएं क्या है। तो फेमस फेमस रचनाकार और रचनाएं आपको यहाँ पे देखनी होंगी। जो चौथा पार्ट है वो रासो काव्य परंपरा का है। इसमें आपको रचनाएं और रचनाकार यहाँ भी आपको देखना है। और पांचवा पार्ट आपका लोक साहित्य का है, इस पहले इकाई का। इसमें पारिभाषिक स्वरूप एवं तत्वों को आपको देखना है कि लोक साहित्य क्या है, उसका स्वरूप कैसा और उसमें कौन कौन से तत्व शामिल होते हैं। और इसका जो छठा पार्ट है वो लोक साहित्य की विविध विधाएं हैं, क्या कौन कौन से विविध रूप हैं उनके बारे में हमको आपको पढ़ना है। लोकगीत, लोक कथा, लोक गाथा और लोकनाट्य, ये इसका इकाई 1 है, जिसको इकाई 1 के अंदर हम लोगों को अध्ययन करना है। इकाई 2, अब इकाई 2 के बारे में हम लोग थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। इसमें क्या दिया गया है, देखिए, जो हिंदी साहित्य का दूसरा पार्ट है, मतलब दूसरा कालखंड है, वो क्या है, मध्यकाल के नाम से जाना जाता है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी मध्यकाल को क्या है, जो 1350 से लगभग 1850 तक का समय पीरियड, उसको मध्यकाल के रूप में इन्होंने क्या किया है, डिनोट किया है। तो मध्यकाल का इसके बाद उन्होंने 2 डिवीजन फिर से किया है, वो उत्तर मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल या भक्तिकाल या रीतकाल। ये यहाँ पे भी आप ये 2 डिवीजन देखने को मिलता है। तो पहला पार्ट के रूप में हमें भक्ति काव्य की विभिन्न धाराएं, वैचारिकता, प्रवृत्तियां, रचनाएं और रचनाकारों को देखना है। और इसके अंतर्गत जो इसकी 2 मुख्य धाराएं थी और उन 2 मुख्य धाराओं की जो 2 उपधाराएं और थी, उनका यहाँ पे अध्ययन करना है। तो हिंदी की संत काव्य परंपरा, हिंदी की प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा, राम भक्ति काव्य परंपरा और कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा, इन सबका अध्ययन हमें कहाँ यहाँ पे करना होगा। और इनसे संबंधित जो रचनाकार हैं, उनसे संबंधित जो रचनाएं हैं वो हमें सब देखनी होंगी। और इसके बाद अगला जो मध्यकाल का जो दूसरा पार्ट है वो है ऋतकालीन काव्य परंपरा। उसकी हमें प्रवृत्तियां पढ़नी है, कौन कौन सी प्रवृत्तियां क्या थी, ऋतकाल के गुण क्या थे, दोष क्या थे, रचनाएं, रचनाकार, ये हमें देखना होगा। इससे संबंधित जो 3 इसके रिवीजन किए जाते हैं ऋतकाल के, वो हमें देखना है। रीतबद्ध, रीतसिद्ध और रीतमुक्त, इनके बारे में क्या है यहाँ पे अध्ययन करना होगा। अब इकाई 3 की बात कर लेते हैं। इकाई 3 को इसने टोटल 7 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जो कि आधुनिक हिंदी काव्य परंपरा से संबंधित है। अर्थात जो 1850 के बाद माना जाता है कि आधुनिक हिंदी का आगमन होता है, और जिसमें से खड़ी बोली आदि का प्रारूप हमें देखने के लिए मिलता है। तो सबसे पहले चीज तो क्या है, भारतीय नवजागरण आपको पढ़ना है। भारतीय नवजागरण में आपको भारतीय साहित्य का नवजागरण के साथ साथ ये नवजागरण का आगमन कैसे होता है, पुनर्जागरण क्या है, इसको भारतीय परिप्रेक्ष्य में यहाँ पे देखना है। इसका दूसरा पार्ट भारतीय यौगिक काव्य से संबंधित है, प्रमुख कवि और रचनाएं क्या है, ये आपको यहाँ पे देखना है। तीसरा पार्ट द्विवेदी युगीन काव्य से संबंधित है, उसके प्रमुख कवि एवं रचनाएं हमें देखनी है। चौथा छायावादी काव्य से है, जयशंकर प्रसाद वाला। पांचवा प्रगतिवादी काव्य से आपको यहाँ पे देखना है, 1943 से जो शुरू होता है,
सॉरी 1936 से 43 तक जो चलता है ये प्रगतिवादी है, ये प्रेमचंद का जो भाषण होता है उसके बाद से। छठवां है प्रयोगवाद एवं नई कविता, ये 1943 से शुरू होता है आपका प्रयोगवाद आगे के टाइम पीरियड से। तो ये हमें यहाँ पे देखना है, और उससे संबंधित प्रमुख रचनाएं क्या है। और इसके बाद जो सातवां पार्ट है वो सार्वत्रिक एवं समकालीन कविता है। इसमें आप सार्वत्रिक एवं समकालीन कविता में आप आगे जाके दुष्यंत को देखते हैं, धूमिल को देखते हैं, वो सबको आपको यहाँ पे क्या करना है, अध्ययन यहाँ पे आपको करना है। और यहीं पे आपको सार्वत्रिक में क्या है कि कविता आंदोलन भी आपको देखना है, और नई नई चीजें यहाँ पे समझने को आपको देखने को मिलेंगी। जो इकाई 4 है, इकाई 4 और 5 जो आपके बेसिकली क्या है, वो गद्य से संबंधित आप इनको कह सकते हैं। और गद्य से संबंधित जो विभिन्न विधाएं हैं, इकाई 4 और इकाई 5 आपको यहाँ पे क्या है देखने के लिए मिलेंगे, इकाई 4 और इकाई 5। तो इकाई 4 है वो कथा साहित्य से संबंधित है। आप सबको लगभग आइडिया होगा कि कथा साहित्य में क्या क्या चीजें आती हैं, अर्थात ये उपन्यास और कहानी के बारे में आपका जो इकाई 4 है वो बताता है, इसके बारे में आपको अध्ययन करना है। और 3 इसमें जो मॉड्यूल है वो किसके लिए है, उपन्यास के लिए, और 3 है कहानी के लिए। और इस उपन्यास को इसने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, प्रेमचंद से पूर्व, प्रेमचंद के साथ और प्रेमचंद के बाद। ये यहाँ पे आपको अध्ययन करना है। और हिंदी को भी इसने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। हिंदी की आरंभिक कहानी, रानी केथी कहानी, आदर्श कहानियों के बारे में जो भी अध्ययन है थोड़ा थोड़ा वो करना होगा। स्वतंत्रता पूर्व हिंदी कहानी, जिसमें प्रेमचंद की कहानियां भी शामिल हो जाएंगी। और स्वतंत्रोत्तर हिंदी कहानी जो आज तक चली आ रही है, जिसमें नए नए रचनाकार आते हैं, उन सबको भी हमें यहाँ पे देखना होगा। इकाई 5 आधुनिक नाट्य साहित्य एवं कथितर गद्य, ये इसका इकाई 5 है। इसमें आप जो कहानी और उपन्यास से अलग जो गद्य विधाएं उनका अध्ययन हम लोगों को यहाँ पे करना है। जैसे हिंदी नाट्य साहित्य में क्या उद्भव और विकास कैसे होता है, वो चाहे गोपाल दास गिरधर हो या इन सब के बारे में हमें यहाँ पे थोड़ा थोड़ा अध्ययन करना होगा। उसके बाद आज तक जो परंपरा चली आ रही है, इस सब के बारे में हमें यहाँ पे थोड़ा सा अध्ययन करना है। इसके बाद हिंदी एकांकी उद्भव और विकास के बारे में हमें देखना है। इसके बाद अन्य नाट्य रूप, नाटक से संबंधित जो और रूप है, रेडियो नाट्य क्या होता है, गीत नाट्य क्या होता है, नुक्कड़ नाटक क्या होता है, टेली ड्रामा क्या होता है, इन सब के बारे में भी हमें थोड़ा थोड़ा अध्ययन करना है। जब आप आकाशवाणी को देखते हो, आकाशवाणी को आपने कभी सुना होगा, उसमें क्या होता है कि आपको रेडियो नाट्य सुनने को मिलता है, वही सब चीजों का अध्ययन हमें थोड़ा बहुत यहाँ पे करना होगा। इसका जो चौथा पार्ट है इकाई 5 का, उसकी हिंदी कथितर गद्य विधाएं, मतलब अन्य कथितर गद्य विधाएं कौन कौन सी, जैसे गद्य गीत हो गया, रेखा चित्र हो गया, संस्मरण हो गया, यात्रा वृत्तांत हो गया, जीवनी हो गई, आत्मकथा हो गया, रिपोर्टाज हो गया, डायरी एवं पत्र साहित्य हो गया। इन सबके बारे में अध्ययन करना है। यहाँ पे आलोचना और निबंध का नाम नहीं दिया, लेकिन फिर भी उनके बारे में हमें क्या होगा, थोड़ा बहुत अध्ययन करना पड़ेगा। देखिए जीवनी और आत्मकथा का अंतर भी आपको यहाँ पे बिल्कुल क्लियर करता चलूँ मैं। जीवनी आपको पता है कि बायोग्राफी होती है, और आत्मकथा क्या होती है, ऑटोबायोग्राफी। जब कोई खुद अपने जीवन में क्या बीता, क्या उसने सहा, ये सब लिखता है, वो ऑटोबायोग्राफी कहलाती है। इसमें दलित साहित्य की आत्मकथाएं काफी फेमस हैं, चाहे वो ओम प्रकाश वाल्मीकि की हो या नैमिषारण्य जी की हो। इन सबको हमें क्या है यहाँ पे थोड़ा बहुत देखना होगा, और इसके आत्मकथा के कई प्रारूप है, उनको भी यहाँ पे समझना होगा। ठीक है, अब इकाई 6 की तरफ चलते हैं। अब इकाई 6 जो है सामान्य भाषा विज्ञान एवं प्रयोजन मूलक हिंदी है। अभी इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो ये इकाई 6 है, ये कई सारे लोगों को बहुत टिपिकल लगता है। क्यों टिपिकल लगता है, कई बार ये थोड़ा सा वैज्ञानिकता का समावेश इसमें रहता है, और इसलिए लोगों को थोड़ी समझने में समस्या भी होती है। इसको टोटल 10 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है आपका। और आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये भाषा की जो भी आपकी लैंग्वेज होती है, उसकी मैकेनिक्स होती है, लैंग्वेज मैकेनिक्स कह सकते हैं इसको, कि उसकी क्रियाविधि क्या है, उसको बनावट कैसी है, कैसे बनती है, सबको हमको क्या है ये इकाई 6 के अंतर्गत हमें पढ़ना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप भाषा विज्ञान क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे, उससे सामान्य परिचय आपको पढ़ना होगा, परिभाषा पढ़नी होगी, और उसका क्षेत्र है उसके बारे में पढ़ना होगा। इसका जो पार्ट 2 है इसी इकाई 6 का, उसमें क्या है, भाषा की परिभाषा क्या होगी, प्रकृति कैसी होती है, और उसके विविध रूप क्या होते हैं। जैसे हिंदी आपकी एक भाषा है, उसकी उपभाषा कितनी है, 5 उपभाषाएं हैं। उस 5 उपभाषाओं के अंदर भी कई सारी बोलियां हैं, उन बोलियों के बारे में आपको पढ़ना होगा। उस और मानक भाषा क्या होती है, आजकल आपकी मानक भाषा क्या है, ब्रज बोली तो नहीं है ना आपकी, कौन है, खड़ी बोली है, तो वो मानक भाषा के रूप में आजकल हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। हिंदी ध्वनियों का वर्णन, ये स्वनिम वगैरह आपको यहाँ पे देखना होगा, और जो मतलब ध्वनियों कैसी होती हैं, कौन सा महाप्राण है, इन सब के बारे में यहाँ पे देखना होगा। अगला इसी का चौथा पार्ट है शब्द की परिभाषा। शब्द क्या होते हैं, आप लोग प्राइमरी क्लासेस से पढ़ के आते होंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको बेहतर अध्ययन की जरूरत होगी। और इसका जो 5 है वो वाक्य संबंधित है, जहाँ 4 शब्द से था, और वाक्य के बारे में आपको डिवीजन करना होगा, पढ़ना होगा, वाक्य का विभाजन कैसा होता है, सरल, मिश्रित और संयुक्त वाक्य क्या होते हैं, इन सब के बारे में हमें यहाँ पे अध्ययन करना होगा। जो इसका भाग 6 है वो हिंदी की संवैधानिक स्थिति, आप हिंदी की संवैधानिक स्थिति के बारे में आपको देखना होगा। जो भाग 17 है संविधान का, उसके अंतर्गत आर्टिकल 343 से 351 तक आपको वर्णन देखने को मिल जाता है हिंदी संबंधित। और यहाँ पे हमें समझना होगा कि हिंदी राजभाषा है,
या फिर राष्ट्रभाषा, इन सब के अंतर को भी हमें यहाँ पे थोड़ा समझ के चलना होगा, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन कई बार आपको देखने के लिए मिलते हैं, नेट में भी आ जाते हैं और यहाँ पे भी आने की पूर्ण संभावना है। तो इसलिए आपको अध्ययन करके जाना है। इसके बाद पारिभाषिक शब्दावली, अभिप्राय एवं वर्गीकरण, विज्ञान, प्रशासन, विधि एवं वाणिज्यिक क्षेत्र। आप लोग देखते हैं कि आजकल अनुवाद को लेकर बहुत सारे विवाद होते हैं, वो विवाद इन्हीं कारणों से होते हैं। क्यों? क्योंकि जो हिंदी का अनुवाद जो भी हो रहा है बहुत ही टिपिकल हो रहा है, और कई बार क्या होता है कि वो यूज टू नहीं होते हम लोग, वो हम लोग डे टू डे लाइफ में देखने के लिए नहीं मिलता। तो ये समस्याएं हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगी। वाणिज्य क्षेत्र जैसे सीए होता है, अब सीए के लिए अगर हम उसका हिंदी नाम देखने चलेंगे तो वो क्या होगा, तो हम नॉर्मल सी बात है कि वो अगर जो भी होता है, जैसे उसको हम, मुझे जहाँ तक लगता है वो नकदी लेखाकार या कहते हैं, तो वो सब यहाँ पे देखने को, अगर आप उसको बोलेंगे तो किसी को संधि लेखाकार बोलते हैं शायद सीए को। तो नॉर्मली लोगों को आइडिया, अगर किसी बोल दिया जाए कि मैं संधि लेखाकार हूँ तो समझ में नहीं आएगा। तो सारी चीजें यहाँ पे, उनके शब्दों को हमें यहाँ पे क्या है, अध्ययन करना होगा। 8वां पार्ट है हिंदी पत्रकारिता उद्भव और विकास। हिंदी पत्रकारिता का उद्भव और विकास कैसे होता है, इसमें आपको देखना होगा कि जो 1826 में उड़तन नामांतरण का प्रकाशन होता है, जो कि हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र था, या तो उन सबके अध्ययन को और आज तक चली आ रही परंपरा को हमें देखना है, और इसमें जो हिंदी के साहित्यकार थे उनका क्या योगदान रहता है, इन सबको भी हमें देखना होगा। 9वां पार्ट है रेडियो और दूरदर्शन पत्रकारिता, जो कि आज भी चल रही है। और 10वां पार्ट क्या है, कंप्यूटर, इंटरनेट और हिंदी। देखिए यहाँ पे हमें क्या समझना होगा, कंप्यूटर, हिंदी और इंटरनेट में क्या हमें समझने वाली बात है कि हिंदी कैसे कंप्यूटर के लिए उपयोगी है, कैसे नहीं, क्या समस्याएं हैं हिंदी को कंप्यूटर में इस्तेमाल करने की, इन सब के बारे में को देखना पड़ेगा। आजकल आप देख रहे हैं कि हिंदी का बहुत सारा कंटेंट आपको इंटरनेट पे देखने को मिल जाता है। आजकल आप फेसबुक ओपन करते हैं तो उसमें आपको हिंदी का बहुत सारा कंटेंट देखने को मिलेगा, जो कि हिंदी की उपयोगिता को कहीं ना कहीं बता रहा है। ये आपको हमें यहाँ पे समझना होगा। इकाई 7 किससे संबंधित है, भारतीय और पाश्चात्य साहित्य सिद्धांत से संबंधित है। इसमें जो पहला पार्ट है उसने दिया भारतीय काव्य शास्त्र के विभिन्न संप्रदायों के बारे में आपको पढ़ना होगा। रस, अलंकार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति, औचित्य, अर्थात आपको भामा देखना है, वामन देखना है, और आदर्श जो भी अभिनव गुप्त हो गए या कुंतक हो गए, इन सबका अध्ययन आपको यहाँ पे करना होगा। क्षेमेंद्र वगैरह को भी आपको यहाँ पे अध्ययन करना होगा। अन्य जो विधाएं भी हैं इनको थोड़ा डीप में जाके भी हमें थोड़ा सा अध्ययन करने की जरूरत होगी। इसके बाद अगला पार्ट इसी का जो है वो पाश्चात्य साहित्य सिद्धांत है। इसमें रस्तु का अनुकरण एवं विवेचन सिद्धांत है, क्रोचे का व्यंजनावाद है, काल्डिच का कल्पना सिद्धांत है, रिचर्ड का मूल सिद्धांत है, टीएस एलियट का निर्व्यक्तता सिद्धांत है। इसमें कई सिद्धांत यहाँ पे छूट गए हैं, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है, हैं भी, लेकिन उनको थोड़ा, उनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा अध्ययन करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसके बाद विभिन्न मतवाद है, अस्तित्ववाद, मार्क्सवाद, संरचनावाद, उत्तराधुनिकतावाद, इन सबके बारे में भी हमें थोड़ा थोड़ा देखना होगा। इसमें जैसे लोजानस को उदारतावाद वगैरह भी यहाँ पे छूट गए हैं, लेकिन उनके बारे में भी आपको नाम वगैरह पता होना चाहिए, या जो मतवाद है वो किससे संबंधित है। इसका चौथा पार्ट वह है हिंदी साहित्य और स्त्री विमर्श। आपको ये बहुत ही हॉट टॉपिक है आजकल, और हमेशा रहने वाला है आगे कुछ समय के लिए। इसमें आपको प्रभा केतान हो गए, या अगर मेन में बात करें तो उसमें आपका नाम आ जाएगा राजेंद्र यादव जी हो गए। ये इन सबका नाम आपको हिंदी साहित्य में पढ़ना पड़ेगा स्त्री विमर्श को देखते हुए। इसे जो 5वां पार्ट है, जो अंतिम भी है, इसी इकाई 10 की 5वीं कड़ी जो है वो है आपका हिंदी साहित्य और दलित विमर्श। मतलब कई बार ये बहुत बीच बीच में दलित आंदोलन या कुछ और समस्याएं होती है, तो उसमें ये सारी चीजें बहुत हॉट टॉपिक में उभर कर आती हैं। इसमें आपका ओम प्रकाश वाल्मीकि का हो गया, मोहनदास जी का नाम हो गया, शरण कुमार लिम्बोले का नाम हो गया। इन सबका अध्ययन आपको इस एक्सरसाइज के अंतर्गत करना होगा, और उससे संबंधित अन्य भी रचनाकारों के नाम होंगे, इनकी क्या समस्याएं थी वो हम लोगों को यहाँ पे क्या होंगी, समझनी होंगी। और एट लास्ट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।